ये इतना डार्क क्यों हो गया? अच्छा, very good morning. In today's class we continue with literary terms, and in today's literary term the first term is aestheticism. What is the meaning of aestheticism, and what types of questions have been asked from this chapter, from this particular topic? We are going to discuss that first, and later we will be discussing several other terms. What is aestheticism? First of all, it is a 19th century movement. 19th century movement in the field of art. In the field of art 19th century का एक मूवमेंट था, और एस्थेटिसिज्म मीन्स ब्यूटी. एस्थेटिसिज्म टोटली फोकसेस ऑन ब्यूटी, पूरी तरीके से ब्यूटी पर फोकस करने वाला मूवमेंट है एस्थेटिसिज्म. एस्थेटिसिज्म ये कहता है कि इट इज नॉट द पर्पस ऑफ लिटरेचर, इट इज नॉट द पर्पस ऑफ आर्ट टू प्रोपोगेट पॉलिटिकल व्यूज, टू प्रोपोगेट सोशल व्यूज, टू प्रोपोगेट मोरल व्यूज. बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं है. लिटरेचर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज ब्यूटी. लिटरेचर शुड कंसंट्रेट, आर्ट शुड कंसंट्रेट ऑन ब्यूटी, नथिंग एल्स दैन ब्यूटी. पूरा फोकस उसका ब्यूटी होना चाहिए. टू प्रोपोगेट ब्यूटी इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर. राइट, जो प्रोपोगेट ब्यूटी इज द सोल पर्पस ऑफ लिटरेचर, और इसी को कहा जाता है आर्ट फॉर आर्ट सेक. आर्ट फॉर आर्ट सेक. एक्चुअली विक्टोरियन पीरियड में literature totally had become the mouthpiece of politics, the mouthpiece of capitalists, or the mouthpiece of exploited class. But और जब उससे लोग fed up हुए, they wanted to come out of those features, और उससे come out का एक ही तरीका था, they had to concentrate. किस पर कंसंट्रेट करना पड़ा उनको? दे हैड टू कंसंट्रेट ऑन द स्पेसिफिसिटी ऑफ लिटरेचर. और वो लिटरेचर की जो स्पेसिफिसिटी थी वो क्या थी? वो थी कि टोटल उसको ब्यूटी पर फोकस किया जाए, उसको आर्ट का जो बेसिक उद्देश्य है, जो आर्ट का पर्पस है, उसी पर उसको मेंटेन किया जाए. उसी को एस्थेटिसिज्म कहा जाता है. और बेसिकली एस्थेटिसिज्म है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी. राइट, फिलॉसफिकल मूवमेंट है पूरी तरीके से एस्थेटिसिज्म. और जब फिलॉसफिकल मूवमेंट है तो क्या काम करता है? पर्पस इसका क्या है? इट एक्सप्लोर्स द थियरी ऑफ द ब्यूटीफुल एंड द नेचर ऑफ आर्ट. राइट, थियरी ऑफ द ब्यूटीफुल और नेचर ऑफ आर्ट, उसी को फोकस करता है, उसी पर कंसंट्रेट करता है कि ब्यूटी शुड बी द सोल पर्पस ऑफ आर्ट, ब्यूटी शुड बी द सोल पर्पस ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर जैसे कि हम आप पढ़ते हैं कि लिटरेचर रिफ्लेक्ट सोसाइटी, तो लिटरेचर ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड ओनली रिफ्लेक्ट ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी ही इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए. इतना ही इसका बेसिक पर्पस है एस्थेटिसिज्म का. राइट, एस्थेटिसिज्म फ्रेंच लिटरेचर का एक मूवमेंट है. राइट, एस्थेटिसिज्म फ्रेंच लिटरेचर का एक 19th सेंचुरी का मूवमेंट है जो मेंटेन करता है आर्ट नीड नॉट सर्व एनी मोरल और एथिकल पर्पस. लिटरेचर का काम, आर्ट का काम किसी मोरल और एथिकल पर्पस को सर्व करना नहीं है.
राइट। किसी मोरल और एथिकल, पॉलिटिकल और सोशल पर्पस को सॉल्व करना नहीं है। आर्ट का काम है ब्यूटी को प्रेजेंट करना, नेचर की ब्यूटी को, एस्थेटिसिज्म को प्रेजेंट करना। ये पूरा काम है किसका? ये पूरा काम है एस्थेटिसिज्म का, ये पूरा काम है लिटरेचर का, ये पूरा काम है आर्ट का। आर्ट शुड नॉट बी द माउथ पीस इन ए पॉलिटिकल पार्टी। Art literature should not be the mouthpiece of any social changing, social reformation, but the whole sole purpose of the art is to focus on beauty. ब्यूटी पर ही उसको फोकस करते रहा जाए और वही ब्यूटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एनी लिटरेरी मूवमेंट का, एनी लिटरेचर के पार्ट का। यही सिर्फ एस्थेटिसिज्म है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आपके पेपर में क्वेश्चन आया था टीजीटी में, सीधा यही पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्थेटिसिज्म, तो द मीनिंग ऑफ एस्थेटिसिज्म मीन्स टू प्रेज द ब्यूटी, राइट, टू प्रेज द ब्यूटी, ब्यूटी को प्रेज करना, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, वही नेचर है। और इसी को आर्ट फॉर आर्ट्स से कहा जाता है। आर्ट फॉर आर्ट से का मतलब है कि आर्ट को सिर्फ आर्ट के लिए लिखना चाहिए, आर्ट को पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए, आर्ट को सोशल नहीं होना चाहिए, आर्ट को साइकोलॉजिकल नहीं होना चाहिए, आर्ट को बिल्कुल समाज से बिल्कुल लेना देना नहीं होना चाहिए। खाली ये ब्यूटी को प्रोपोगेट करे, ये पार्टी लिटरेचर ना बने, ये पार्टी की पीस ना बने, ये पूरा पर्पस होता है आर्ट फॉर आर्ट से का। क्लियर? समझ आया कुछ कि नहीं? अब आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि बेसिक मुद्दा एस्थेटिसिज्म का क्या है। बेसिक मुद्दा एस्थेटिसिज्म का है कि टू प्रेज, टू अप्रिशिएट, टू ग्लोरीफाई, टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ नेचर, अ ब्यूटी ऑफ नेचर। क्लियर? इतना ही उसका टोटल इशू है, इतना ही उसका टोटल मुद्दा है। एस्थेटिसिज्म मीन्स अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, राइट। एस्थेटिसिज्म का मतलब क्या है? एस्थेटिसिज्म मीन्स अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का अप्रिशिएशन, राइट, ब्यूटी ऑफ अप्रिशिएशन, अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, इसी को बोला जाता है एस्थेटिसिज्म। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड है एजिटप्रॉप। एजिटप्रॉप है नेक्स्ट वर्ड। एजिटप्रॉप दो वर्ड से मिलकर के बना है। द यूज ऑफ लिटरेचर टू प्रमोट अ पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल, राइट। इसका क्या पर्पस होता है? टू प्रोपोगेट। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है? विस्तार करना, फैलाना। किसको फैलाना? किस चीज की बात करता है? ये जो वर्ड है एजिटप्रोप, ये बात करता है किसको प्रमोट करने की? पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल की। टू प्रोपोगेट या टू प्रोमोट पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल। अब ये देखिए कि ये एस्थेटिसिज्म से जस्ट अपोजिट काम करता है। एस्थेटिसिज्म लिटरेचर का पर्पस बताता है कि पूरी तरीके से ब्यूटी होना चाहिए, आर्ट का पर्पस। और ये क्या बताता है कि लिटरेचर जो है वो किस चीज को प्रमोट करे? पॉलिटिक्स को प्रमोट करे या आइडियोलॉजीज को प्रमोट करे। ये एजिटप्रॉप है। वैसे एजिटप्रॉप दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक वर्ड है एजिटेशन, एजिटेशन, और प्रॉप का मतलब है प्रोपोगंडा। तो एजिटेशन और प्रोपोगंडा दोनों मिलकर के एक वर्ड बना है जिसको एजिटप्रॉप कहा जाता है, राइट। एजिटप्रॉप कहा जाता है एजिटेशन और प्रोपोगंडा दो मिला करके, और दोनों का ये फ्यूजन है, राइट। इट डिराइव्स फ्रॉम द अर्ली ईयर्स ऑफ द सोवियत रिजीम इन रसिया, राइट। रसिया से शुरू हुआ है और रसिया आपको पता है कि एक सोशलिस्ट कंट्री है,
एक ऐसी कंट्री है जहां पर मार्क्सिज्म पूरी तरीके से लागू है, जहां पर कम्युनिज्म पूरी तरीके से लागू है। तो जो रसिया के साइंटिस्ट थे या जो लिटरेरी साइंटिस्ट या जो फिलोसोफर्स थे, उनका यही कहना था कि लिटरेचर को पूरी तरीके से कम्युनिज्म की बात करनी चाहिए, पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए और लिटरेचर को आइडियोलॉजी स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर वाज द ओनली मीडियम दैट इज रेड, दैट इज हर्ड, दैट इज वॉच्ड बाय अ नंबर ऑफ पीपल। और अगर उसमें आइडियोलॉजीज डाल दी जाएंगी तो बहुत दूर तक उसके जो है अब वो जाएंगे, बहुत दूर तक उसकी वाइब्स जाएंगी। और उसके लिए उन्होंने एजिटेशन और प्रोपोगंडा दोनों को फ्यूज करके बना दिया। क्या बना दिया? एजिटप्रॉप, राइट। दोनों को फ्यूज करके एजिटप्रॉप कर दिया कि एजिटेशन का मतलब होता है नाराजगी, गुस्सा, और गुस्से को ही एक प्रोपोगंडा बना दिया जाए। तो सोवियत यूनियन से शुरू होने वाला ये वर्ड है। अब होता क्या है इसमें? यूजिंग सॉन्ग्स, फिल्म्स एंड प्लेज, agitprop agents brought the party line to towns and villages throughout the Soviet Union, राइट। सोवियत यूनियन में या कहीं पर भी आप अपने यहाँ पर ही देखिए, जो कम्युनिस्ट लिटरेचर है वो पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ होता है, एक प्रोपोगंडा फैलाता है। जैसे आप अरुंधति राय की आप नॉवेल्स की बात कर लीजिए, उनके आप बुक्स की बात कर लीजिए। जैसे अरुंधति राय की बुक एक है जिसे अभी मैं पढ़ रहा था, और उस बुक का ही नाम है आज़ादी। तो ये जो आज़ादी है ये पूरी तरीके से एजिटप्रॉप का एक एग्जाम्पल है, जहां पर उनका एजिटेशन एक प्रोपोगंडा में निकलता है, और वो आरएसएस के खिलाफ हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो, चाहे वो राइट विंग के पॉलिटिक्स के खिलाफ हो, सब जगह पर उनका एक प्रोपोगंडा ही चलता है। ये उसका एग्जाम्पल है एजिटप्रॉप का। और ये ऐसे राइटर हैं जो पूरी तरीके से कम्युनिज्म की माउथ पीस हैं, कम्युनिज्म की स्पीकर हैं, और उन्हीं की बात करती हैं। और उनकी बात ना करके सिर्फ उनकी बात नहीं करती, सिर्फ प्रोपेगेंडा ही नहीं करती, उनकी दूसरे पार्टी से पूरा एजिटेशन भी है। इसी को एजिटप्रॉप कहा जाता है। क्लियर? थैंक यू पाकिजा जी। रश्मि राजपूत जी, अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड एस्थेटिसिज्म। और एजिटप्रॉप क्लियर हुआ कि नहीं? जहां पर एजेंडा के साथ कोई काम किया जाए, राइट। जो लिटरेचर एक एजेंडा के तहत लिखा जाए उसी को एजिटप्रॉप कहा जाता है। क्लियर है? एजिटप्रॉप किसको कहा जाता है? एजिटप्रॉप एक एजेंडा के तहत प्रोपोगंडा फैलाने का जो काम करे उन्हीं को एजिटप्रॉप कहते हैं। डन? प्रोसीड कर सकते हैं आगे। टेक्निकल इश्यूज के कारण क्लास डिले हुई है, और अभी सिर्फ 2 ही टर्म्स कराए हैं, एस्थेटिसिज्म और उसके बाद एजिटप्रॉप। इसलिए जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं दे शुड नॉट वरी, उनका कुछ भी छूटा नहीं है, राइट। यहीं से शुरू हुआ है जहां से आपने ज्वाइन किया है। जी निकेता सैनी जी, प्रणाम आपको भी। शालिनी राय जी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सर आपकी टीचिंग बेस्ट है, थैंक यू शालिनी। ऑल पार्टीशन नॉवेल्स आर एजिटप्रॉप, नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। एक्चुअली ये मान के चलो कि खास करके जो इंडिया का लिटरेचर है वो पूरी तरीके से एजिटप्रॉप ही लिटरेचर का पार्ट ही है, वो सब एजिटप्रॉप ही, सब लिटरेचर ही है। जी साधना, आगे बढ़ते हैं। जी पॉलिटिक्स और प्रोपोगंडा। गुड मॉर्निंग नजमा। नेक्स्ट वर्ड है एलिगरी। थैंक यू रेनू। एलिगरी तो आप सब जानते हैं, सब आपने जो है सुन रखा है एलिगरी के बारे में। एलिगरी एक ऐसा नैरेटिव होता है जिसमें कम से कम 2 मीनिंग्स होती हैं। एक ऐसा नैरेटिव दैट हैज एटलीस्ट 2 मीनिंग्स, एक सरफेस मीनिंग होती है और एक हिडन मीनिंग होती है, राइट। सरफेस मीनिंग
और हिडन मीनिंग जो दोनों होती हैं उसी को एलिगरी कहा जाता है। सर पार्ट 2 होना चाहिए, ये 3 क्यों है? कहाँ पार्ट 2 पार्ट 3 है बेटा? कहाँ फंस गए आप टेक्निकल चीज़ों में? आप अपनी क्लास को एंजॉय करिए, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बाद में सही हो जाएंगी। एलिगरी इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव इन विच द सरफेस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स at least one another meaning, right? Surface story reflects at least one other meaning। एक से ज्यादा भी हो सकती है, ऊपर कुछ लिखा हो और नीचे कुछ और ही कह रहा हो। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक ड्राइडन का सटायर है अब्सलम एंड अकितोफल। क्या नाम है उसका? अब्सलम एंड अकितोफल। अब्सलम एंड अकितोफल जो नाम है, नाम से ये बिब्लिकल नेम है। और बात किसकी करता है? बात करता है करेंट पॉलिटिक्स की। और करंट पॉलिटिक्स की मीनिंग की बात किससे करता है? बिब्लिकल चीजों के साथ, बिब्लिकल कैरेक्टर्स के साथ। इसलिए जो है अब्सलम एंड अकितोफल को बिब्लिकल एलिगरी कहा जाता है। राइट क्या कहा जाता है? बिब्लिकल एलिगरी कहा जाता है, या उसी को पॉलिटिकल एलिगरी कहा जाता है। तो एक ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर एक मीनिंग सरफेस पर हो और एक मीनिंग उसके अंदर हो, अंडर करेंट मीनिंग जिसकी भी हो, उसी को एलिगरी कहा जाता है विद एन अंडर करेंट मीनिंग। गुड मॉर्निंग रीता जी, मैंने सुन भी लिया। राइट अंडर करेंट मीनिंग होती है। ट्रेडिशनली क्या होता था कि एलिगरी इंप्लाइज personification, the use of human characters to represent abstract ideas। पहले ऐसा होता था कि ह्यूमन कैरेक्टर्स का यूज करके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को बताया जाता था ट्रेडिशनली। फिर क्या होने लगा कि एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर्स को यूज करके और ह्यूमन आइडियाज बताना जाने शुरू कर दिया। जैसे कि आप मोरालिटी प्लेस की बात करो तो मोरालिटी प्लेस में हमेशा एक एलिगरी होती है, एक हिडन मीनिंग होती है, एक अंडर करेंट मीनिंग होती है। मेडिवल मोरालिटी प्लेस वेर ऑल एलिगरीज इन विच एब्स्ट्रैक्शंस जो कैरेक्टर्स होते थे, जैसे कि मैनकाइंड, जैसे कि गुड डीड्स, बैड डीड्स, डेथ, ये सब जो है कैरेक्टर्स हुआ करते थे। चीजें धीरे धीरे बदलती भी रहती हैं। उसमें दूसरे टाइप की जो एलिगरी आई, इसने क्या किया? अनदर टाइप ऑफ एलिगरी यूज द सरफेस स्टोरी टू रिफर अ हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इवेंट्स एंड पर्सन्स। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ पर्सन्स यूज करना शुरू किया। जैसे ड्राइडन का ये है, या जोनाथन स्विफ्ट की बुक थी, एक बहुत फेमस सटायर है गलीवर्स ट्रेवल्स। गलीवर्स ट्रेवल्स ये एलिगरी है, ये पोएटिक फॉर्म में है और ये प्रोज फॉर्म में है, ये एलिगरी है। फिर एक एलिगरी है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये एलिगरी है टेल ऑफ टब। अ टेल ऑफ टब, ये सब कोई रिलीजियस एलिगरी है, कोई पॉलिटिकल एलिगरी है। और सबसे बड़े एलिगोरिकल पोएट हुए एडमंड डिस्पेंसर। और एडमंड डिस्पेंसर ने एक वर्क लिखा फेरी क्वीन, जो अपने आप में रिलीजियस एलिगरी भी है, पॉलिटिकल एलिगरी भी है और लव एलिगरी भी। बहुत सारी चीजों को उन्होंने इकट्ठा लाकर खड़ा कर दिया। सर ये समझ नहीं आता मुझे, एग्जाम्पल से क्लियर करिए। साधना जी एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप सुनिए तो ध्यान से। अब्सलम एंड अकितोफल किस पर लिखा गया है? अब्सलम एंड अकितोफल ये दोनों बाइबल के कैरेक्टर्स हैं। ड्राइडन ने इसको लिखा है और ड्राइडन के टाइम एक रिवोल्ट हुआ था जिसको पॉपिश प्लॉट कहा जाता है। द रिबेलियन ऑफ मैनमेथ और एक्सक्लूजन क्राइसिस, ये सब पॉलिटिकल इवेंट्स थे।
और उन्हें पॉलिटिकल इवेंट्स को इकट्ठा करके उन्होंने बाइबल के कैरेक्टर्स के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश किया था। बाइबल में भी ओल्ड टेस्टामेंट में एक रिवॉल्यूशन की बात है जहां पर गॉड के खिलाफ रिवॉल्यूशन हुआ है, और सॉरी किंग डेविड के खिलाफ रिवॉल्यूशन हुआ है। यहां पर जो है अब्सलम एंड अकीतोफेल में क्या होता है, यहां पर किंग के खिलाफ रिवॉल्यूशन होता है, राइट, वहां पर रिवोल्ट होता है। मतलब ये है जैसे मैं हूं, मैं कोई बात करूं बट किसी और की बात वहां पर इंप्लाई हो जाए, रेफरेंस किसी और का आने लगे, उसी को एलिगरी कहा जाता है। आपने ये बुक जो जरूर पढ़ रखा होगा जो है सटायर्ड जोनाथन स्विफ्ट का गलिवर्स ट्रेवल्स। गलिवर ट्रेवल्स को आप देखिए, अगर वो बच्चों की बात कही जाए तो गलिवर ट्रेवल्स जो है एक चिल्ड्रन क्लासिक है, जहां पर एक पहली जो बुक है उसमें एक ऐसे आदमी की बात की जाती है जो ऐसी जगह पर जाता है जहां पर लिलीपुटियंस होते हैं, राइट, जो ट्रेवल टू लिलीपुट है। और दूसरे में जब वो जाता है तो वहां पर 72 फीट के लोग होते हैं। तो वो 72 फीट के जो लोग हैं या जो लिलीपुटियन 6 इंच के लोग हैं, वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? जिनको वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो एलिगोरिकल मीनिंग हो जाती है। जी, डॉक्टर फास्टस भी एक टाइप की एलिगरी ही है, बिल्कुल, डॉक्टर फास्टस भी एक टाइप की एलिगरी है। कुछ अब ऐसे भी जो है टेक्स्ट होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस एलिगरी चलती रहती है, और कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जहां पर कंटिन्यूअस एलिगरी ना हो करके थोड़ी थोड़ी एलिगरी होती है। जैसे हम फेरी क्वीन की बात करें तो फेरी क्वीन एक कंटिन्यूअस एलिगरी लेकर के चलती है, राइट, और वहां पर वो कैथोलिसिज्म को फॉल्स रिलीजन बताते हैं, और जो प्रोटेस्टेंटिज्म है उसको वो रियल जो है गुड या ट्रुथ बताते हैं। तो ये रिलीजन की बात तो दूसरे चीज़ों के तहत करते हैं, उन्हें से कुछ और सिम्बलाइज वो कर रहे होते हैं जो कैरेक्टर का नाम है। तो ये सब एनिमल फॉर्म है, वो भी अपने आप में एक एलिगरी है, राइट, कैरेक्टर्स कुछ और है, मीनिंग कुछ और दिया जा रहा है, उसी को एलिगरी कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? अब डॉक्टर फास्टस एक टाइप का मोरालिटी प्ले है निकिता, और मोरालिटी प्ले सारे एलिगरी होते हैं। एंड्रोजिनी, एंड्रोजिनी दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक वर्ड है एंड्रो और एक वर्ड है जिनी। एंड्रो का मतलब होता है मेल और जिनी का मतलब होता है फीमेल। एंड्रो का मतलब होता है मेल, ये दोनों रूट हैं, इसलिए आपके पास एंड्रो से बना है एंड्रॉयड फोन, जो आदमी की तरह काम करता है वो एंड्रॉयड फोन हो जाता है। एंड्रो से और कौन सा वर्ड बना है बताइए? एंड्रोलॉजी। गायनी से वर्ड बना है गायनिकोलॉजिस्ट। गायनी का मतलब होता है फीमेल और एंड्रो का मतलब होता है मेल। तो जहां पर मेल और फीमेल दोनों का मिक्सचर हो जाए उसी को एंड्रोजिनी कहा जाता है। और वर्जीनिया वुल्फ ने तो ये कहा है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है संसार में जो एंड्रोजिनी के जिसके अंदर कैरेक्टर्स ना हो, जिसके अंदर फीमेल के कुछ करेक्ट जो है गुण ना हो या जिसके अंदर कुछ गुण मेल के ना हो। एंड्रोजिनी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, और the word itself combines two Greek words, andros and gynous. The literary tradition rests on the myth recorded in Plato of an ancient unified being of whom
मेल एंड फीमेल आर डिस्प्लेस्ड halves seeking in sexual contact a long lost union. एंड्रोजिनी assumes a number of forms. कभी कभी गर्ल्स को बॉय बना दिया जाता है, कभी कभी बॉय को गर्ल बना दिया जाता है, जैसे कि शेक्सपियर अक्सर अपने प्लेस में करता है कि गर्ल्स को बॉय बना देता है, राइट। रोजलिंड को गनीमीड बना देता है और वो वाइला को सेजारियो बना देता है, मेल में कन्वर्ट कर देता है, राइट। जो मेल से फीमेल फीमेल से जो मेल में कन्वर्जन है वो भी इसी एंड्रोजिनी का ही एक एग्जाम्पल है, राइट। वो भी एंड्रोजिनी का एग्जाम्पल है जहां पर मेल और फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिंगल करने लगे, जहां पर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक होने लगे। शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट और डिकेंस की जो अनफिनिश्ड नॉवेल है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, और ये में इसमें भी जो है दोनों ही वर्क्स जो है दे एम्प्लॉय अपोजिट सेक्स ट्विंस एज एम्बॉडीमेंट्स ऑफ एंड्रोजिनस आइडियल्स। क्लियर? एक वर्जीनिया वुल्फ की नॉवेल है जिसका नाम है ओरलैंडो अ बायोग्राफी, और ओरलैंडो अ बायोग्राफी जो है पूरी तरीके से एक लिटरेचर की इमेजिनेटिव हिस्ट्री है, राइट। हिस्ट्री ऑफ इमेजिनेटिव इंग्लिश लिटरेचर है ओरलैंडो। ओरलैंडो जब पैदा होता है तब वो एक मेल होता है, राइट। और कब पैदा होता है? ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वो मेल होता है, और 30 इयर्स के बाद ही बिकम्स अ शी, वो फीमेल हो जाता है, और फीमेल होकर के वो 300 इयर्स तक रहता है, और टिल द टाइम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ रहता है, और तब तक की उसने हिस्ट्री पूरी बता दी है अपने वर्क में, राइट। अपने उस फिक्टिशियस कैरेक्टर्स के थ्रू, और उस अपने 350 इयर्स के अराउंड जो उसका लाइफ स्पैन है उसमें जितने भी प्रोमिनेंट राइटर्स हैं सबसे इंटरैक्ट किया है, सबसे मिला है, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो बेन जॉनसन हो, चाहे वो ड्राइडन हो, चाहे वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हो, सबसे मिला है। ओरलैंडो हमने बताया आपको क्यों, क्योंकि वो पहले मेल होता है और फिर फीमेल हो जाता है, वो एंड्रोजिनी का एग्जाम्पल है। क्लियर? और एंड्रोजिनी के कैरेक्टर्स भी कुछ हमको मिलते हैं बेन जॉनसन के जो ड्रामा होते थे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के, उसी में उनका एक प्ले है द फॉक्स, वॉल्पीन और द फॉक्स, उसमें भी एंड्रोजिनस कैरेक्टर्स हैं, राइट। एंड्रोजिनस का सिंपल सा मतलब यही है कि अ पर्सन हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल, जहां पर मेल और फीमेल दोनों मिक्स करें उसी को एंड्रोजिनी कहा जाता है। क्या संगीता जी परेशान है? प्लीज रिपीट एडमंड स्पेंसर्स नॉवेल नेम। एडमंड स्पेंसर ने कौन सी नॉवेल लिख दिया था? एडमंड स्पेंसर वाज अ पोएट, और उनका वर्क है द फेरी क्वीन, और फेरी क्वीन इज एन एलिगरी एट मल्टीपल लेवल्स, कई सारी एलिगरीज उसमें भरी हुई हैं। क्लियर? मेल और फीमेल जहां पर दोनों हो उसी को एंड्रोजिनी कहा जाता है। वर्जीनिया वुल्फ की नॉवेल थी ओरलैंडो अ बायोग्राफी। और ये तो नेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ओरलैंडो अ बायोग्राफी पर। ओरलैंडो की बायोग्राफी होती है पूरी नॉवेल, और ये मेल और फीमेल दोनों होता है। क्लियर? सर प्लीज पीडीएफ भी डालना है सभी टर्म। ये क्या है वृंदा शर्मा जी, समझ आ नहीं रहा है क्या आपको? एपिसीन या द साइलेंट वुमन, ऐसा भी आप कह सकते हो कि एंड्रोजिनी है, क्योंकि एक मेल वहां पर भी फीमेल बन जाता है, और बाद में जब प्ले एंड होता है तो उसको पता चलता है उसकी शादी किसी फीमेल से नहीं, उसकी शादी किसी मेल से करा दी गई थी। क्लियर? एंड्रोजिनी। आइए नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। नेक्स्ट टर्म है बैलेज।
सर प्रणाम, क्लास ले रहा हूँ सर। प्रणाम सर, अभी 11:30 बजे खाली होकर करता हूँ। राइट, एंड्रोसिनी के बाद आइए अगला टर्म है बैलेड। बैलेड भी टीजीटी में बहुत बार आ चुका है। ओरिजिनली बैलेड एक डांस होता था फ्रांस में, फ्रांस से आया हुआ टर्म है। बैलेड एक स्टोरी होती है इन द वर्स फॉर्म, अ स्टोरी इन वर्स फॉर्म, पोएट्री के फॉर्म में एक स्टोरी होती है, उसी को बैलेड कहा जाता है। बैलेड इज ए स्टोरी इन वर्स फॉर्म, ओरिजिनली अ सॉन्ग associated with dance, right? Originally a song associated with dance, और बैलेड से ही आपने बेली डांस सुन रखा होगा। और ये स्टोरी जनरली क्या होती है, ये फॉक स्टोरी होती है। फॉक स्टोरी का मतलब क्या है, एक ऐसी स्टोरी दैट इज रिलेटेड टू द रस्टिक लाइफ, दैट इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ नेचुरल बीइंग्स। ऐसे लोग जो नेचर के बहुत क्लोज होते हैं, उनके आसपास की इसकी सेटिंग होती है, इसलिए उसको फॉक स्टोरी कहा जाता है। द मेजॉरिटी ऑफ फॉक बैलेड्स डील विद द थीम ऑफ रोमांटिक पैशन, लव अफेयर्स, और वो भी ऐसे लव अफेयर्स दैट एंड्स अनहैप्पीली। किससे बात करते हैं, ये लव अफेयर से बात करते हैं, मतलब लव अफेयर से नहीं, लव अफेयर की बात करते हैं, और ऐसे लव अफेयर की जो जनरली अनहैप्पीली एंडिंग होती है। लव अफेयर दैट एंड्स अनहैप्पीली। जो बहुत निगेटिव माइंडसेट पे जाकर के खत्म होते हैं, ये ट्रेडिशनल बैलेड की हम बात कर रहे हैं। राइट, पैशन की, लव अफेयर्स की और अनहैप्पी एंडिंग की बात करते हैं, या कभी कभी उनके सब्जेक्ट मैटर्स पॉलिटिकल भी हो जाते हैं, कभी कभी उनके सब्जेक्ट मैटर्स पॉलिटिकल के साथ साथ जो है मिलिट्री के भी हो जाते हैं। लव अफेयर्स दैट एंड्स अनहैप्पीली, या पैशन या पॉलिटिकल अफेयर्स की भी ये डीलिंग करने लगते हैं, या कभी कभी ये मिलिट्री के सब्जेक्ट मैटर्स भी ले लेते हैं। वृंदा जी, उतना बहुत है, उतना आप कर लोगे तो आपका पीएचडी हो जाएगा। क्लियर है। द स्टोरी यूजुअली क्या होती है, बैलेड की स्टोरी यूजुअली डायलॉग फॉर्म में होती है, इनडायरेक्ट एंड जो है सरपासिंग लैंग्वेज, और जनरली ये क्वाट्रेन में लिखी जाती है। तो आपके पेपर में वैसे बैलेड पे जाएंगे तो भी कई टाइप भी बैलेड के होने लगेंगे, हमको वहां तक नहीं जाना है, सिर्फ आपके पेपर तक लिमिटेड होना है। और पेपर में लिमिटेड जब होना है तो आपके पेपर में अभी तक जितनी बार क्वेश्चन आया है उसका ऑप्शन यही है, अ फॉक स्टोरी इन वर्स फॉर्म इन पोएटिक फॉर्म। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है लिरिकल बैलेड से ही है, जो 1798 में आया था वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का, जहां रोमांटिसिज्म जहां से शुरू होता है और जहां पर वो लव की बात करते हैं, रोमांस की बात करते हैं और फॉक टेल की बात करते हैं, जैसे कि सॉलिटरी रीपर, जैसे कि द राइम ऑफ द एंसेंट मारिनर, ये सब बैलेड के एग्जाम्पल हैं। और एक राइटर था, नाम था टॉमस पर्सी, और टॉमस पर्सी की एक बुक आई थी पूरी बैलेड पर, और उसका नाम था रिलिक्स ऑफ एंसेंट इंग्लिश पोएट्री। रिलिक्स ऑफ एंसेंट इंग्लिश पोएट्री, रिलिक्स ऑफ एंसेंट इंग्लिश पोएट्री, ये टॉमस पर्सी की बुक थी, 1785 में आई थी। में आई थी टॉमस पर्सी की ये, सॉरी 1765 में आई थी, सॉरी नॉट इन 85 बट इन 1765 में आई थी।
1765 में आई थी जो है थॉमस पर्सी की बुक, एंड इट क्रिएटेड अ फैशन बोथ इन इंग्लैंड एंड जर्मनी फॉर फोकलोर वर्स। एक नया ट्रेडिशन शुरू कर दिया 1765 में, और उसके बाद ही रोमांटिसिज्म आता है और इसकी फॉलोइंग वहीं से शुरू हो गई। तो बैलेड के बारे में आपको कितना चीज याद रखना है, बैलेड एक स्टोरी होती है पोएटिक फॉर्म में, एक फॉक टेल होता है। बैलेड स्टैंजा जो होता है वो एक क्वाट्रेन होता है। और क्या बैलेड है, एक फ्रेंच जो है फ्रेंच से आया है, और फ्रेंच में एक सॉन्ग होता है, एक डांस सॉन्ग होता है, और स्टोरी जो है बिल्कुल फॉक होती है, नैरेटिव होती है। क्लियर? आपकी क्लास में भी बहुत सारे लोग एंड्रोजेनिक हैं, बहुत सारे लोग आपकी क्लास में भी एंड्रोजेनिक हैं। कैसे कि लोग अपने नाम पर नहीं, किसी और के नाम पर अपना अकाउंट बनाए होते हैं। जैसे एक बहन जी हैं हमारी क्लास में, उनका नाम है पंकज कुमार, है बहन जी, और उनका नाम है पंकज कुमार, और ये एलिगोरिकल नेम भी आप कह सकते हो, हिडन मीनिंग है। और हमको रोज मैसेज भी ये करते हैं और कहते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं रिप्लाई तभी करता हूँ जब आपका नाम हमको कंफर्म हो जाए और आपके क्वेश्चन भी हमको कंफर्म हो जाए। एक नाम और है, उनका नाम है, वो भी बहन जी हैं, उनका नाम है विजयपाल। राइट, ये सब कैसे कैरेक्टर्स हैं? ये सब एंड्रोजिनस कैरेक्टर्स हैं। राइट, ये सब एंड्रोजिनस कैरेक्टर्स हैं कि कभी नए पैकेट में बेचें तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ठीक, नाम अपने हस्बैंड का रख लेंगे, नाम अपने भाई का रख लेंगे, और हमारी क्लास में आ जाएंगे हमको बेवकूफ़ बनाने। क्लियर? अरे आप अपने नाम से अपना अकाउंट क्यों नहीं बनाते? जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो एटीएम किसके पास होगा? जिसके नाम पर अकाउंट है, कि जिसके नाम पर वो वाला अकाउंट रहेगा सैलरी वाला। इतना आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते? अरे कुछ तो कर डालो यार अपनी ज़िंदगी में, कुछ तो अपने भरोसे पे रहिए। दूसरे के अकाउंट चला क्यों रहे हैं? घर में तलाक नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है? आप कम से कम नाम क्लियर लिख दिया करिए जो भी दूसरे के नाम से एग्जाम्पल चलाते हैं। आज मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व, थैंक्स। कौन सा संध्या जी सॉल्व हो गया आपका? जी सरिता चौहान जी। हाँ, एक तो और नाम मैं लिखना भूल गया था, उनका नाम है वीके। अब ये वीके साहनी है कि ये वीरेंद्र कुमार है कि विजय कुमार है कि ये कुमारी हैं, आज तक पता नहीं चला। ये भी उसी लिस्ट में से है। एंड्रोजेनिक कैरेक्टर ये भी हैं जी। और कौन कौन से लोग हैं जो एंड्रोजेनिक हैं? पुष्पा यादव जी, अभी क्लास शुरू नहीं हुई, अभी टेंशन ना लीजिए, अब आप आई हैं तो शुरू होगी। आसम एग्जाम्पल सर, अब कभी नहीं भूलेगा जी, एंड्रोजेनिक कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे ही एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल लाइफ से लिया करिए तो नहीं भूलेगा। माई यूट्यूब अकाउंट इज ऑल्सो माई सन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंटेंस राज रानी? जी रश्मि राजपूत जी, सर आइडिया क्या करनी है? सर लड़ाई करनी है। अच्छा, आपका भी ऐसा ही क्या? जी संध्या जी, अभी आपको भी जवाब दूंगा, नहीं तो आने दीजिए। आपका भी नंबर, क्वेश्चन हमने आपका देख लिया है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट रिस्पॉन्स। जी साजिया सरफराज जी, आप मेरे मैसेज को कभी रिप्लाई नहीं करते हो। अरे बेटा लिखिए मैसेज में, अभी तुरंत रिप्लाई करता हूँ। सर आपको कैसे पता चला? अरे वाह, अरे मुझे पता चल जाता है, मैं तो आखिर गुरु हूँ ना, गुरु तो गुरु ही रहेगा, और चेले तो चेले, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही रहेंगे, पता सब चल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ छुपा सकते हैं या किसी को पता न चले। ऐसा मत करिए कि ऐसा काम करता कि खुदा नहीं जानता। अरे खुद अगर आप जानते हैं तो खुदा जरूर जान जाएगा। सर बीके ने सुन लिया होगा तो फिर सोच लेना आपके पास मैसेज। अरे ऐसे हमारे पास बहुत लोग मैसेज करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं सबके मैसेज का रिप्लाई थोड़े करता घूमता हूँ। मैं भी बहुत सेलेक्टेड लोगों के ही मैसेज रिप्लाई करता हूँ, और वो भी देखता हूँ जब उनका बात काम किए तो। Yes sir, it is a big sin in my religion to hide the identity of oneself. It is like deceiving the people. It is not like deceiving the people, Irfan bhai, it is like deceiving the God.
एंड इट इज लाइक कि डिसीविंग हिमसेल्फ, खुद को ही धोखा देना है। सर आज आप सभी को फाइंड करोगे जी, ये तो कुछ बहुत पॉपुलर नेम्स हैं जो मैंने लिख दिया है। थैंक यू निकिता जी, यू आर ग्रेट। यस सर, इन एग्जाम्पल से एंड्रोजिनी याद हो जाएगा जी। रितिका शर्मा जी, ऐसे एग्जाम्पल्स बनाया करिए। हम लोग क्लास में क्या करते थे, क्लास में ही ढूंढ लेते थे कि कौन सा कैरेक्टर्स किसको शूट करता है, कौन लेडी मैकबेथ बन सकता है, कौन ओफिलिया बन सकता है, कौन गर्ट्रूड, कौन सी क्लास के जो मैडम पढ़ाने आती हैं कौन सी गर्ट्रूड उसमें से बन सकती हैं, कैसे हो सकती हैं। तो उनसे जब आप याद करोगे तो बहुत याद रहेगा। ठीक है, चीज़ों को सोच सोच के याद करा करो। ठीक है, ऐसे चीज़ों को रिलेट कर लिया करो। थैंक यू दीपक जी, यू आर ए जीनियस टीचर। आप 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी लिखो यार, गड़बड़ लिख दियो। 21 के बाद फर्स्ट एस टी आएगा ना 21st, और जो आपने TH लिखा है ना वो तो 20th के बाद आएगा। थैंक यू इरफान जी, यू आर अ ग्रेट टीचर। वीके इज आल्सो विरागो लेडी। अरे बाप रे बाप, ऐसा कुछ मत कहिए भाई, नहीं तो घर तक आ जाएगी हमारे। सुजाता पांडे वीके ग्रुप में रोने की इमोजी सेंड करती है। अरे होगा भाई कोई, तो स्मार्ट टीचर हमें मिला है। थैंक यू वृंदा शर्मा, थैंक यू सो मच जी। कोटेशन प्रोवाइड करवा दूंगा साजिया जी, मैंने तैयार कर लिया है TGT के लिए खास करके, तो आज नहीं या कल तक आपके पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा वो। ओरलैंडो फ्यूरिजियो अलग अलग है क्या? ओरलैंडो फ्यूरिजियो एक एपिक का नाम है बेटा, वो तो दोनों एक ही है, बट जब आप सिर्फ ओरलैंडो की बात करोगे तो एज यू लाइक इट में करेक्टर है। लिटरेरी टर्म्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर अब अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम प्रेरणा। इसीलिए हमने शुरू ही किया है कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम रही हो आज तक वो खत्म हो जाए, क्योंकि अब आपको सीरियस पेपर देना है। अब आप एक सीरियस क्लास में आए हो, सीरियस इंस्टीट्यूट में आए हो, तो सीरियसनेस को आपको मेंटेन करना है। थैंक यू खुशनुदा परवीन जी, वंडरफुल टीचिंग सर। सर सबका नेमिंग कर दिया आपने अराउंड। अरे नहीं भाई सर, फ्रॉम वेयर वी शुड डू ग्रामर प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक्स सृष्टि। सर वानी नेम है वीके का। अंजलि चौरसिया, तुम्हें कैसे पता? अब ये बताओ। सर हु गिव्स द टर्म एंड्रोजिनी। अरे ऐसे कोई टर्म नहीं है भाई, ये तो दो को मिला करके बना दिया गया है, और जब दो मिला करके बना दिया गया तो कोई एक तो उसको देगा नहीं। सर आप आइडियल हैं। थैंक यू शालिनी, थैंक यू जी। रीता क्वेश्चन कहाँ गया आपका, क्या रिप्लाई करना है? ऊपर स्लिप कर गया होगा भाई, स्लिपिंग भी बहुत तेज होती है जी। परीक्षा देओल जी, वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सर जी। निमोनिक्स जी इरफान, ऐसे ही निमोनिक्स होती है। ऐसे मैं SSC में पढ़ाता था, जब बैंक PU में पढ़ाता था तो क्या वैसे ही रटवाता था निमोनिक्स से ही। सर कल क्लास नहीं हुई थी। कौन बोला कल क्लास नहीं हुई थी यार? कल तो सबसे ज़्यादा करीब 1.5 घंटे क्लास हुई है। आई एम योर फैनेटिक फैन। वाओ रेखा, थैंक यू सो मच। योर वे ऑफ टीचिंग इज अप्रिशिएबल। थैंक यू शोभा, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल योर लव। ग्रामर की कोई बुक आप उठा लीजिए यार, 9th 10th 11th 12th कोई भी आप यूपी बोर्ड की ग्रामर की बुक उठा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नरेशन के आंसर तो नहीं दूंगा, आप खुद बनाइए और आंसर ढूंढिए, मैं आंसर कहां तक लगाता फिरूंगा। तो ये एंड्रोजेनिकल कैरेक्टर से अब हम प्रोसीड करते हैं। वाणीश्री नेम है वीके का। अरे संयोग, आप लोगों को कैसे पता यार? हमको तो नहीं पता चला अभी तक जी। कभी ये टर्म्स यूपी TGT में ही आते हैं, राइट? भी तो आते ही आते, ही भी आते हैं। मजा आ गया सर क्लास में। थैंक यू मोहम्मद भाई, थैंक यू। सर प्लीज हेल्प शेक्सपियर की। आपने वीडियो में 32 बोली थी, बट मेरा पोर्टल पर 24 है ओनली। अरे 32 जरूरी नहीं है बेटा, 24 से भी 32 का काम हो जाएगा। यस सर, हर नेम इज वाणी। अच्छा होगा भाई, सबको पता है। इरफान भाई का नंबर दे दीजिए। अरे अर्चना जी, इरफान भाई अपना नंबर दे दीजिए भाई, आप मांग रही हैं अर्चना जी। अरे पढ़ाना शुरू करें जी। अरविंद जी, आपका मैसेज भी पहुंचता है भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? योर क्लास इज वंडरफुल। थैंक्स सर, थैंक यू राजरानी। काम हो जाएगा इसका मतलब आपको व्हाट?
आप नीचे वाला मैसेज अभी ऊपर आएगा तो पता चलेगा, अभी नीचे ही है। एक्चुअली हमको तो सब क्वेश्चन पता है कि कौन कौन सा आएगा पेपर में, बिल्कुल पक्का बता रहा हूं। काम हो जाएगा इसका मतलब आपको मार दिया जाएगा सर। चलिए, अगर मुझे मारने से भी आपका काम हो जाए तो वो भी मंजूर भी कर लीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू रंजना मंजू सर। मैं ओरिजिनल हूँ मीनू झा। अरे वाह, ओरिजिनल तो संसार में कोई नहीं है, ऐसी बात ना बोला करिए, ठीक है। ओरिजिनल नहीं है, पूरा संसार हाइब्रिड हो चुका है। देयर इज नथिंग सिंगुलर। और शशि थरूर ने तो ये कहा है कि द ओनली सिंगुलरिटी अबाउट इंडिया इज इट्स प्लूरलिटी। हम सब के सब प्लूरल हैं, और जब हम प्लूरल हैं तो कभी भी ओरिजिनल नहीं हो सकते, राइट। ओरिजिनल का कंसेप्ट बहुत पहले खत्म हो गया था। हम सब के सब अब लोकल हैं, सब डुप्लीकेट हैं। चलिए अगले टर्म्स पर आइए। एक वर्ड बताता हूं, बार्ड। बार्ड मानी जानते हो क्या होता है? शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। एवन इज द नेम ऑफ द रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न। जहां पर विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे, उसको वहां जो नदी है उसका नाम एवन है। आपको मारने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। वाह क्या बात है। हाँ, हाइब्रिड बच्चे भी हो गए हैं, हाइब्रिड मोबाइल भी हो गई है, और रोहित सर ने हाइब्रिड बैच भी लॉन्च कर दिया है। तो एवन, आइए थोड़ा मुद्दे की बात कर लेते हैं, बहुत हो गया। हाँ, पेपर लीक करा दूंगा संयोगिता जी, पेपर लीक ही है, मैं इसीलिए हर चीज बताता चलता हूं। बार्ड ऑफ हेवन शेक्सपियर को कहा जाता है, और बार्ड का मतलब होता है पोएट। जी पाकिज़ा, यू आर राइट। बार्ड का मतलब होता है पोएट, और बार्ड ऑफ एवन शेक्सपियर को कहा जाता है। और इसी बार्ड से एक लिटरेरी टर्म है, उसको कहा जाता है बार्डोलिटरी। बार्डोलिटरी, BARDOLATRY, BARDOLATRY, बार्डोलिटरी। बार्डोलिटरी क्या होता है? बार्डोलिटरी का मतलब होता है एक्सेसिव डिवोशन टू शेक्सपियर। एक्सेसिव डिवोशन टू शेक्सपियर। शेक्सपियर के प्रति पूरी श्रद्धा होना, पूरी भक्ति होना, उसी को बार्डोलिटरी कहा जाता है। बार्डोलिटरी इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू शो द एक्सेसिव डिवोशन फॉर शेक्सपियर। शेक्सपियर के एक्सेसिव डिवोशन के लिए। आपको कैसे पता सृष्टि जी कि सर रोहित सर अयोध्या आए हैं, आपसे नहीं मिले? आपको कैसे पता चला ये बात? बार्डोलिटरी का मतलब होता है एक्सेसिव डिवोशन टू शेक्सपियर, राइट। शेक्सपियर के प्रति अप्रतिम श्रद्धा। 18वीं शताब्दी के लिटरेचर में देयर डेवलप्ड अ सेंस ऑफ ग्रेटनेस ऑफ शेक्सपियर्स वर्क दैट व्यूड हिम एज द प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म। 18वीं शताब्दी में शेक्सपियर के वर्क्स के प्रति एक अजीब ही श्रद्धा पैदा हो गई, और जिससे क्या हुआ, शेक्सपियर को रोमांटिसिज्म का प्रीकर्सर कहा जाने लगा, रोमांटिसिज्म का पूर्ववर्ती कहा जाने लगा। और जो वो एकाएक श्रद्धा पैदा हो गई शेक्सपियर के प्रति लोगों की, उसी को आइडोलिटरी कहा जाता है, राइट। उसी को आइडोलिटरी कहा जाता है। और एक एक्टर का नाम सुना होगा, नाम था उसका डेविड गैरिक, और डेविड गैरिक ने शेक्सपियर को कहा था द गॉड ऑफ आवर आइडोलिटरी। क्या कहा था? द गॉड ऑफ आवर आइडोलिटरी। गॉड ऑफ आवर आइडोलिटरी कहा है शेक्सपियर को। किसने? डेविड गैरिक ने। डेविड गैरिक कौन था? डेविड गैरिक वॉज एन एक्टर।
डेविड गैरिक 18वीं शताब्दी में एक एक्टर था। शेक्सपियर के प्रोमिनेंट जो हीरोज हैं उनका रोल प्ले करता था और उसी ने शेक्सपियर को गॉड ऑफ आवर आइडोलिटरी बोला है। यूट्यूब पर वीडियो डाले थे इलाहाबाद की, नहीं रीना जी, रोहित सर आए थे लखनऊ और लखनऊ से फिर अयोध्या आए थे और हमसे मिले भी थे और अभी सुबह 9:30 बजे गए हैं यहाँ से बैक टू दिल्ली। मुझे भी पता है, मैं सुल्तानपुर से हूँ, पड़ोसी के बारे में जानती हूँ। वाह, वेरी गुड। मैंने आपको मानने की बात नहीं कही सर, मैंने जनरली यूज़ किया था। कैन नेवर से दिस अगेंस्ट यू। सारे इरफान भाई डोंट टेक इट सीरियसली यार, इट वॉज अ फन एंड आई अंडरस्टैंड। हाउ कैन एनीबडी बी माई एनिमी। मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? दुश्मन तो लोग पैसे वालों के होते हैं, हाँ, गरीबों के दुश्मन कोई नहीं होते। क्लियर? तो डेविड गैरिक ने द गॉड ऑफ आवर आइडोलिट्री शेक्सपियर को कहा था। बस इतनी बात जान लीजिए यहां से और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। शिल्पा जी, आपने बैच ज्वाइन कर लिया है तो अब आपको इंग्लिश लिटरेचर की बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बताने जा रहा था यार, आप लोग के मैसेज में मैं भी इधर उधर भटक जाता हूं। नेक्स्ट वर्ड है ये बिल्डंग्सरोमा। अच्छा चलिए, नेक्स्ट वर्ड है बिल्डंग्सरोमा, BILDUNGSROMAN, बिल्डंग्सरोमा। बिल्डंग्सरोमन एक जर्मन वर्ड है। पहली बात तो ये, एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका। बिल्डंग्सरोमन इज अ जर्मन वर्ड, राइट? एक जर्मन शब्द है और मतलब क्या होता है? रोमन का मतलब होता है स्टोरी, रोमन का मतलब होता है नॉवेल और बिल्डंग्स का मतलब होता है बिल्ड अप। यही होती है स्पेलिंग क्या बिल्डअप की? ये होती है, ये होती है। बिल्ड की स्पेलिंग क्या होती है पता नहीं है, मैं तो भूल गया। कि ये होती है बिल्ड की स्पेलिंग क्या होती है बताना जरा। फॉन्ट साइज बढ़ा दें? अच्छा प्रियंका, अभी बढ़ा देता हूं। बिल्डंग्सरोमा का मतलब होता है एक ऐसी नॉवेल जो किसी भी कैरेक्टर के बिल्डअप की बात करती है। बिल्डअप का मतलब क्या होता है? उसके विकास की, उसके डेवलपमेंट की बात करती। वाह, सबका सही यार, मेरा ही गलत हो रहा था, राइट? जो किसी कैरेक्टर के डेवलपमेंट की बात करता है, जो किसी कैरेक्टर के एजुकेशन की बात करता है, उसके बर्थ से लेकर के, चाइल्डहुड से लेकर के उसके मैच्योरिटी तक की बात करता है, उसको बिल्डंग्सरोमा कहा जाता है, राइट? एजुकेशनल नॉवेल, उसको एजुकेशन नॉवेल कहा जाता है या उसी को कहा जाता है कौन सी नॉवेल? नॉवेल ऑफ एडोलिसेंस टू मैच्योरिटी उसको कहा जाता है। जी सबका सही है, बिल्ड की स्पेलिंग किसी की गलत नहीं है। क्लियर? हमारी भी गलत नहीं है शायद ना, हमारी भी गलत नहीं है। देखिए ये वाली गलत है बस। तो एजुकेशनल नॉवेल उसी को कहा जाता है, फॉर्मेशन नॉवेल भी इसी को कहा जाता है। बिल्डंग्सरोमा को एजुकेशनल नॉवेल कहा जाता है या उसको फॉर्मेशन नॉवेल कहा जाता है, जो कैरेक्टर्स को फॉर्मेट करे, जो कैरेक्टर्स को बिल्डअप करे, राइट? द डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर मूविंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को कमिंग ऑफ एज नॉवेल भी कहा जाता है। कमिंग ऑफ एज नॉवेल, कमिंग ऑफ एज नॉवेल भी इसी को कहा जाता है। एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड। चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल
डेविड कॉपरफील्ड इसका एक एग्जाम्पल है जो उसके चाइल्डहुड से लेकर के उसके मैच्योरिटी की बात करता है, या इसका एग्जाम्पल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी एक नावल है चार्ल्स डिकेंस की, और वो भी बिल्डंग्स रोमा है। या एक नावल और आपने सुना होगा जेन आयर शार्लॉट ब्रांटी की है, वो बिल्डंग्स रोमा है। जेम्स जॉयस की नावल जो है द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, वो बिल्डंग्स रोमा है। और एक नावल है द सॉरोज ऑफ यंग रेथर जो कि गेटे की है, वो भी बिल्डंग्स रोमा है। राइट, द सॉरोज ऑफ यंग रेथर, जेन आयर, डेविड कॉपरफील्ड। या एक नावल टॉम जोन्स है हेनरी फील्डिंग की, वो भी बिल्डंग्स रोमा है। राइट, फाउंडलिंग होता है। या थोड़ा ये कह लीजिए एक नावल और है वुदरिंग हाइट्स। वुदरिंग हाइट्स भी एक टाइप की बिल्डिंग्स रोमा है, जहां पर धीरे धीरे उनको बड़ा किया जाता है, जहां पर उनको फॉर्मेट किया जाता है, जहां पर उनको ग्रो अप किया जाता है, जहां पर वो मैच्योरिटी पर आते हैं, उसी को कमिंग ऑफ एज नॉवेल कहा जाता है। थैंक यू इरफान भाई। जोक ऑफ द डे, बिल्ड की स्पेलिंग जी जोक ऑफ द डे ही है। अरे धीरे धीरे मैं भी बूढ़ा होने लगा हूं, तो स्लिप ऑफ द माइंड हमारा भी होने लगा है, लग रहा है ना, कुछ कुछ स्लिपरी होने लगा है, अब वो इतना कांस्टेंट नहीं रह गया है। आज डीएसएसबी की आंसर की रिलीज होने वाली है, रिलीज हो गई है, वाह बधाई हो आप लोगों को। तो क्वेश्चन पेपर भी रिलीज हो गया होगा। अगर क्वेश्चन पेपर रिलीज हो गया होगा तो मुझे भेजिएगा, मैं भी देखूं एक बार कि क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, मतलब क्या क्या क्वेश्चन आया था। सर आप तो ज्ञान के सागर हो, एक दो मीनिंग तो सभी भूल जाते हैं, वाह। चलिए, तो हमारी बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है मीनू ने जी। मूवी तो हर चीज़ की है, कोई भी ऐसी क्लासिकल नॉवेल नहीं है जिसकी मूवी ना बनी हो, सबकी मूवी है। गुड मॉर्निंग विभा, हाउ आर यू? आई होप यू वुड हैव एंजॉयड आवर वीडियो सो फार। एंजॉय किया है ना, कि अभी अभी आए हैं आप और अभी अभी गुड मॉर्निंग शुरू कर दिया है। चलिए कोई नहीं जी। रीता मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप, कह दीजिए जो भी कहना है बेझिझक, आप तो हमारे पड़ोसन हैं। फोन अगर ना आए तो हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हो सकती है। BOWDLERIZE एक टर्म है, बाउडलराइज इसको पढ़ा जाता है। वाह पूजा, थैंक यू वेरी मच, आपका ही इंतजार कर रहा था। आप एवरग्रीन यंग रहोगे हमारे लिए, वाह क्या बात, थैंक यू वेरी मच। बाउडलराइज एक वर्ड है, और एक भाई साहब थे, नाम था उनका टॉमस बाउडलर। टॉमस बाउडलर उनका नाम था, और इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर के शेक्सपियर के प्लेस को एडिट किया था। और शेक्सपियर के प्लेस को एडिट करके, जी मीनाक्षी गहलोत जी क्या रिप्लाई आपका करना है? सेकंड जोक ऑफ द डे की आप भी भूल जाते हैं। अरे भाई मैं ऐसा थोड़ा ही है कि कुछ भूलता नहीं हूं जी। आप उनके सामने बच्चे हैं, प्रैक्टिस कब होगी सर MCQ की? अरे सिलेबस तो ख़त्म होने दो पहले। सर आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और जो भी सिखाते हो बहुत अच्छे समझ आता है। थैंक यू मानसी खत्री जी, सर को अपने नेबर से बड़ा प्रेम है। अरे साधना जी आप भी हमारी नेबर हैं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? और मुझे किससे नफरत है? हाँ, हम तो वही वाले हैं, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, यूनिवर्सल है। तो टॉमस बाउडलर पे सुन लो। टॉमस बाउडलर ने शेक्सपियर के प्लेस को एडिट करके ऐसा बना दिया था जिसमें जो भी ऑब्सीन वर्ड्स थे, जो भी अब्यूसिव वर्ड्स थे, जो भी सेक्सुअल स्लैंग्स थे, उन सबको बाउडलर ने वहां से डिलीट कर दिया।
और उसको ऐसा बना दिया कि इसको घर में बैठ करके फैमिली के सामने या फैमिली के साथ उसको पढ़ा जा सकता है, और उस बुक का उन्होंने नाम रखा द फैमिली शेक्सपियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम रखा उसका? उसका नाम रखा द फैमिली शेक्सपियर। थॉमस बाउडलर ने फैमिली शेक्सपियर लिख करके शेक्सपियर को पूरी तरीके से क्या कर दिया? शेक्सपियर को पूरी तरीके से एडिट करके फैमिली के लायक बना दिया, राइट। और क्या वहां से एडिट किया? ही एडिटेड आउट मटेरियल डीम्ड सैलासियस और ऑफेंसिव। जो भी अब्यूसिव थे, जो भी स्लैंग्स थे, उन सब को वहां से हटा करके क्या कर दिया? उनके प्लेस को फिट फॉर द स्टडीज विद फैमिली वहां पर कर दिया। सर मैं भी नेबर हूं आपका, फ्रॉम गोंडा। वाह देवव्रत शुक्ला जी, कहां से हैं? मेरा घर भी गोंडा में ही है। सर योर नॉलेज हैज इमोर्टलाइज्ड यू सर जी, थैंक यू पाकिजा। हाँ कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, जैसे कोई एक्टर मर जाता है और फिर उसकी फिल्म आती है टीवी पर, तब मैं देखता हूँ सोचता हूँ कि बताओ ये मर गए और तब भी बोल रहे हैं, हमारे लोग के लिए अभी जिंदा हैं। तो ये जो वीडियोस है ना, इसने हमको ज़रूर इमोर्टलाइज कर दिया है कोरोना ने। अब तो मरने के बाद भी नहीं मरूंगा। लोग बड़े प्यार से इस वीडियो को सुनेंगे और रोहित सर इसको अपने म्यूजियम में भी रखवाएंगे। आप लोग के पास तो प्रिजर्व करने का राइट नहीं है, जिस दिन बैच खत्म हुआ उस दिन खत्म ही हो जाएगा, बट फिर भी दिमाग में तो आपके बना ही रहूंगा। सर केयर्स फॉर एवरीवन जी, आई ऑलवेज ट्राई टू केयर फॉर एवरीवन बट आई एम द मोस्ट केयरलेस पर्सन। सर यू लुक किशोर, मुकेश एंड रफी सॉन्ग्स। यस इरफान भाई, ये सब हमारे ज़माने के सिंगर्स हैं, इसीलिए हम उनको प्रेम करते हैं। और आज के ज़माने के जो सॉन्ग है वो तो हमको समझ नहीं आए। सुल्तानपुर आएंगे तो हमारे घर आप पधारे, हमें लगेगा भगवान आ गए हैं, गुरु भगवान से कम नहीं होता। वाह, मुझे मैसेज करके एक नंबर दे दीजिएगा, मैं कल ही आ जाऊँगा। शिव पूजन पटेल जी, आप बलरामपुर से हैं? अरे वाह, तो हमारे घर के आसपास से ही लोग हैं। शिव पूजन पटेल हैं, देवव्रत शुक्ला जी गोंडा से ही हैं, और एक दो स्टूडेंट और भी हैं गोंडा से। सर लिटरेचर का 100% इम्पैक्ट आपके ऊपर दिखता है सर, आपके बिहेवियर में। एक्चुअली आई हैव बीन टीचिंग लिटरेचर फॉर द लास्ट 10 years और आई हैव बीन स्टडिंग लिटरेचर फॉर द लास्ट 20 years। तो थोड़ा तो इम्पैक्ट बनता है ना जी। रंजना सिंह जी, साहब लोग गांव का नाम भी पूछने लगे। चलिए पर्सनल पूछेगा तब बताऊंगा। सर आप ऐसे ही जो है मस्त बोलिए, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आप ऐसे मत बोलिए। अरे प्रेरणा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, डोंट बी सीरियस। सर दिल दिमाग साहब, प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस सर, यू आर ऑलवेज इमोर्टल फॉर अस। थैंक यू रेखा। सर यू ऑलवेज लिव्स इन आवर हार्ट जस्ट लाइक आवर हार्ट इन आवर बॉडी। वाओ, इतने बड़े बड़े मेटाफर्स, अनबिलीवेबल। नॉलेज हमेशा यंग ही रहता है जी पूजा, नॉलेज यंग रहता है, बॉडी यंग नहीं रहती। सर मैंने वीडियोस डाउनलोड कर ली। अरे नंदिनी कैसे कर ली डाउनलोड वीडियोस? ये तो रोहित सर कह रहे थे कोई डाउनलोड ही नहीं कर पाएगा। वाई नॉट सर, यू आर इन द हार्ट जी। थैंक यू गिरिजेश जी। सर जी मैं भी गोंडा से हूँ। वाह, प्रिंसी मलिक जी भी गोंडा से हैं? अरे मलिक तो हम तो सोचे थे उधर होते हैं, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में। आप गोंडा में कहाँ से आ गए? अच्छा आप गोंडा से हैं। गोंडा इज इन दिल्ली, राइट। आप सीलमपुर गोंडा की बात कर रहे हैं ना, यमुना विहार की। ये प्रिंसी, हाँ वही हो सकता है। मैं बस्ती के पास सिद्धार्थनगर से हूँ। शाबाश सर, आप तो अपने गांव की वर्षा शब्द पर ऐसे ही करते रह जाएंगे। चलिए ठीक, आइए जी। आप भी मेरे पड़ोसी हैं, आप तो हमारे घर के यार, हमारे छोटे भाई हैं। थॉमस बाउडलर ने फैमिली शेक्सपियर लिखा। शेक्सपियर को पूरी तरीके से उन्होंने एडिट किया, और ऐसा काम उन्होंने कब किया था? ये भी रोमांटिक एज का ही काम है। ये काम उनका 1818 में आया था। 1818 में उनका ये काम आया था, जहां पर उन्होंने क्या काम किया? जहां पर उन्होंने पूरी तरीके से एडिट कर दिया था शेक्सपियर के प्लेस को, और उसको फैमिली शेक्सपियर बना दिया था। यू आर रियली द बेस्ट सर, मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली, आमीन। थैंक यू आकांक्षा। चलिए, तो ये हो गया बाउडलर। बाउडलर की मीनिंग फिर क्या हुई? बाउडलर का मतलब ही हो गया टू एडिट। बाउडलराइज का मतलब क्या हो गया? बाउडलराइज का मतलब हो गया टू एडिट। किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी चीज को एडिट कर देना बाउल्डराइज होता है। उसके स्लैंग्स को, अब्यूसिव पार्ट को हटा देना। तो बाउल्डराइज जो है, बाउडलराइज, ये मॉडर्न इंग्लिश में एक वर्ड बन चुका है जो कि टॉमस बाउडलर से
आया है। यहां पर हमारा इसको बताना दो उद्देश्य था, एक तो बाउंड्राइज टर्म आपको क्लियर हो जाए और दूसरा ये जो वर्क है द फैमिली शेक्सपियर आपको ये भी कंफर्म हो जाए कि किसने इसको लिखा है। बस इतना सही काम था आज की क्लास के लिए। अब आपको थैंक यू बोलूंगा, कल फिर आएंगे इसी टाइम पर और इसी क्लास में कुछ और वर्ड्स को लेकर के, कुछ और टॉपिक्स को लेकर के। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। थैंक यू, जय हिंद। जी मीनाक्षी सर, यू आर वंडरफुल, लिटरेचर बहुत अच्छा लगता है अब बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू मीनाक्षी सर। मैं क्या लिखा है, ऊपर चला गया सर। मैं ना गोंडा से ना बौंदा, क्या लिखा है नेहा सिंह ने, ना गोंडा से हूँ ना बोंडा से हूँ और ना ही आलू बोंडा से सर, एनसीआर से है नेहा जी। वाह, मैं विश्वास नगर से हूँ जी, विश्वास नगर से सहादरा। 1808 नहीं भाई, 1818।